नमस्कार। विश्व पर्यावरण संरक्षण इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित करना और लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत सन 1992 में पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई थी। तो आइए देखते हैं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी की रक्षा करना और प्रदूषण को कम करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीवों के लिए पर्यावरण सुरक्षित और स्वस्थ बना रहे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन को संभव बना सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, कारखाने से निकलने वाले धुएं में कमी, विभिन्न तरह के गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम और कचरे का उचित निपटान जैसे कई उपाय किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण, पौधे जो पेड़ लगा रहे हैं, यही हमको ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी हमारी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि पेड़ जो के साथ जो है, क्योंकि हम उसको CO2 देते हैं, उसके एवज में वो हमको ऑक्सीजन देता है। दोनों एक दूसरे हम लोग बैलेंस किए रहते हैं। क्योंकि कोविड में हमने देखा कि जितने लोग जो डेथ हुए वो ऑक्सीजन की कमी से हुए, और ऑक्सीजन हमारा अगर जो सिलेंडर में भी ऑक्सीजन लेते हैं वो भी सैचुरेटेड ऑक्सीजन हमारा वातावरण से आता है। तो पेड़ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ ही अगर नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा, अगर हम नया वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन की किल्लत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए। देखिए, जो हम वृक्ष लगाते हैं वो सारे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और साथ में हमारा जो भूमि है उसको संरक्षित करते हैं। हमारी भूमि में जो पानी बरसता है उसके साथ वो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको भी वो बहा के ले जाता है। तो भूमि में अगर उनका पौधे का पत्ता गिर रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, वो पत्ता सड़ गल के ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बनाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जब बढ़ेगा सॉइल का, तो सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को जल धारण क्षमता जिसको हम कहते हैं, जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, तथा वहाँ पे उस भूमि का सारा चीज़ न्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट मिलते हैं वो भी सब के सब न्यूट्रेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे। तो वृक्षों को ज़रूरी है कि हम लगाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर सके और हमारी भूमि को भी उपजाऊ बना सके। पेड़ और पौधा जरूर लगाना चाहिए हम लोग को। पेड़ और पौधा ही ये एक ऐसा चीज़ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अपन घिसता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जिस कारण से वो बहुत अच्छा चीज़ है इन्वायरमेंट को एक प्रोटेक्ट करने का। और भी बहुत सारा चीज़ होता है ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे घर का कूड़ा ना फेंके पानी में। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, जो हमें हवा, पानी, भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करता है। पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस संतुलन को बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिखर सकता है। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शुद्ध वायु का हमारे जीवन में होना ही नहीं, हमारे जंगलों में विभिन्न तरह के जानवर, जंतु भी इससे सुरक्षित रहते हैं और विभिन्न तरह के फल फूल हमें मिलते हैं, और इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा भी नहीं रहता। आज पहले की अपेक्षा अधिक गर्मी होने के कारण विभिन्न जगहों पर भूस्खलन, बारिश देर से होना आदि पर्यावरण के असंतुलित होने के कारण ही देखने को मिलता है। जो पंच तत्व जिसकी हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पानी भी हमारे लिए उतना ज़रूरी है। अब पानी की परिभाषा क्या है? केवल वो नाली का पानी को हम उसको परिभाषा में नहीं गिनते जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन पानी चाहिए हमें, तो वो कहाँ से मिले? उसके लिए हमको पानी को शुद्ध करना होगा, चाहे वो तालाब का पानी हो, नदियों का पानी हो, कि प्रदूषण से बचाना है। क्योंकि ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ऋग्वेदिक काल से ही चला रहा है कि जल का शुद्धिकरण काफ़ी ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। शुद्ध जल ही आपके लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। तो हम अगर पानी ही आपको नहीं मिलेगा, स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा, तो आपकी लॉन्जिविटी तो ऐसी ही घटेगी, 10 बीमारियों से आप ग्रसित होइएगा। और दूसरा बात क्या है कि जब हम सफाई करते हैं तालाबों की, नदियों की, तो उसका कैचमेंट एरिया बढ़ाते हैं, तो पानी भी हम बचा के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और खासकर गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो इसी तालाब का पानी, नदियों का पानी वाष्पीकरण होकर बादल बनता है और फिर बरसता है। तो नदियों को साफ रखना, स्वच्छ रखना, कैचमेंट एरिया को बढ़ाना सफाई करके, ये काफ़ी ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, क्योंकि पानी हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं अभी। यही हमारी पृथ्वी है और हमें आगे भी बढ़ना है, आगे की पीढ़ी के बारे में सोचना है। और जल ऐसा है,
पानी ऐसा है जिसके बगैर हम एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं या कृत्रिम स्रोत बनाए हैं, इनको जिस तरीके से हम इनका संरक्षण करें, इसलिए हमारे लिए ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम जहाँ पे भी पानी मिलता है, पानी का जो स्रोत है, उनकी हम संरक्षण करें, उनको बचाएं, उनको बर्बाद नहीं होने दें। अगर कोई बर्बादी के कगार पे है तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि फिर वो सुरक्षित रहें और हमारी आगे की पीढ़ी को बढ़ाएं। जो जल स्रोत है उसमें नीचे सिल्ट जमा होता चला जाता है। सिल्ट जमा होने के कारण उनकी जो नदी के अंदर जल धारण क्षमता है वो भी कम होती चली जाती है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम समय समय पर जो उसके नीचे गाद जमा हो जाती है उस गाद को हटाते चले जाएं, क्योंकि ये जो गाद जमा होती है इस गाद के कारण भी बायोलॉजिकल बीओडी का जो लेवल है उसमें कमी आएगी। हाँ, वो जो गाद जमा हो रही है वो सड़ेगा, गलेगा, वो भी अच्छा, अगर किसान चाहे तो उनको भी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जमा होंगे तो उनके कारण जो नदी की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, या तालाब में अगर जमा हो रहे हैं तो तालाब की भी सफाई इसीलिए समय समय पर ज़रूरी होती है। साधारण तौर पर और आम बोलचाल की भाषा में पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण, जहां हम रहते हैं और जिसमें निहित तत्व एवं उसमें रहने वाले लोगों से है। पर्यावरण में हमारे चारों ओर उपस्थित हवा, पानी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और हम, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बना है। और इन सभी का संरक्षण करने के लिए 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वो सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहता है। जो चीज़ हम सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ डाल रहे हैं, उसका डिकम्पोजिशन ज़रूरी है कि वो सड़ गल के खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये प्लास्टिक जो चीज़ डिकम्पोज नहीं हो पा रही है उसको अगर जानवर के खा रहे हैं या हमारे सॉइल में जा रही है तो वो उसके कारण जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा, और हम मनुष्यों को भी अगर उस प्लास्टिक के तत्व हमारे शरीर में जा रहे हैं तो उनको हमारे लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं हो पाता है। कुछ हम लोग प्लास्टिक कल्चर में कुछ प्लास्टिक लेते हैं और उसको एग्रीकल्चर में, कृषि में कहते हैं, उनको उपयोग किया जा सकता है। उनका माइक्रोन साइज़ अलग होता है, तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिकम्पोजेबल है। लेकिन जो प्लास्टिक बाज़ार में उपलब्ध है वो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं और वो हानिकारक हैं। अगर हम उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो उन सॉइल में जाएंगे और भूमि को प्रदूषित करेंगे। हम लोग जब आज की तारीख में जब विकास कर रहे हैं तो प्लास्टिक एक ऐसा स्रोत है जो बहुत आवश्यक हो गया है, लेकिन इसकी एक बहुत अधिक मात्रा जो हमारे आसपास में फैल रही है और जिसको हम जिस तरह से रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि हम जो भी प्लास्टिक का अगर उपयोग करते हैं तो लिमिटेड मात्रा में उपयोग करें और हम इसे कहीं बेतरतीब तरीके से नहीं फेंकें, उनको हम कलेक्ट करें, उनको रिसाइकिल करें। बहुत से हमारे तौर तरीके हैं, प्लास्टिक को हम लेकर नई चीज़ें बना सकते हैं, नए सड़क बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो प्लास्टिक को हम उपयोग भी कर सकते हैं और प्लास्टिक हमारे संरक्षण के भी काम आ सकता है। प्लास्टिक ऐसा का है, तो प्लास्टिक का जहाँ तक सवाल है कि अगर हम प्लास्टिक को खुले में जलाते हैं तो डाइऑक्सिन गैस वगैरह रिलीज़ करता है, जो टॉक्सिन गैसेस है, जो हमारे आँखों में जलन करना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब हमारा जो है प्लास्टिक जलाने से होता है। दूसरा क्या है कि प्लास्टिक को क्षय होने में काफ़ी साल लगते हैं, 100 साल से लेकर 1000 साल तक लग सकते हैं, जिससे हमारी जो अगर मिट्टी में आप छोड़ देते हैं तो मिट्टी में जो पानी जो सोख के नीचे जाता है वो उसको रोक देता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको वो बर्बाद करता है, नदियों को बर्बाद करता है, वाटर लॉगिंग करता है। तो प्लास्टिक का किसी भी मामले में वो आपके लिए जो है वो अच्छा नहीं है। प्लास्टिक किसी भी रूप में रहे वो पर्यावरण को जो है वो नुकसान ही पहुंचाता है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग को प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके सिवा हम लोग पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं और ये सब से पेपर पॉल्यूशन मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। हम विभिन्न तरीकों से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उसमें प्रमुख है कारखाने एवं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, नदी तालाब में गंदे पानी, गार्बेज एवं प्लास्टिक का जाना,
घर उद्योग की गंदगी को खुले में फेंकना, लाउड स्पीकर को तेज साउंड में करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान भी पर्यावरण संरक्षण का ही एक अंग है, जिसमें हमें अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध रहे और हम बीमारियों से बचे रहें। गंदी नालियों को उचित उपाय करके ढक्कन युक्त नाली बनाकर उसके जल प्रवाह को उचित स्थान तक पहुंचाना भी जरूरी है। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा रखने में भी हम स्वस्थ रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो हम खाद्य पदार्थ, फल, साग, सब्जी खाते हैं उसमें रासायनिक दवा का ना छिड़काव करके हमें जैविक खाद द्वारा उपजे हुए खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। वायु प्रदूषण जितने भी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है या फिर हम जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ कि एग्रीकल्चर में जो हम कर रहे हैं, हाँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो यहाँ किसान की जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग रिकमेंड करते हैं उस अगर हम नहीं उस तरह से कर रहे हैं तो उसके कारण होता है। जैसे यहाँ पे रोपा धान में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं या फिर गोबर से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो अगर हम रोपा धान की जगह आजकल एरोबिक राइस या फिर से खेती कर रहे हैं, धान की उपज कर रहे हैं, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकता है। तथा जो एनवायरमेंटल लॉ हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज किए गए हैं उनका प्रॉपर तरीके से अगर पालन हो रहा है तभी हम वायु प्रदूषण को रोक पाएंगे। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण के कई आयाम हैं। ये कहाँ से जनित होता है? एक हमारे सड़क पर जितने वाहन चलते हैं उनके प्रदूषण से वायु प्रदूषण बढ़ता है। बहुत सी जगह हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे खनन है, वहाँ पर हम बहुत वायु प्रदूषण उनकी वजह से होता है। बहुत सी नई नई बिल्डिंग बनती हैं उससे वायु प्रदूषण होता है। इंडस्ट्री खासतौर से जितनी है वो सारे वायु प्रदूषण करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ऐसी हमारे जो एक्टिविटी ऐसी हो इन सारी जगहों पर कि हम वायु प्रदूषण वहाँ से कम निकले, और अगर निकले भी तो हम उनको लिमिट कर सकें, उनको निवारण कर सकें। कि जो वायु प्रदूषण का जो कारक है, सोर्स है, उस पर हमको ध्यान देना होगा। जैसे भी आप देख रहे होंगे दिल्ली वगैरह में काफ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो चुका है। जाड़ों में भी देखिएगा, रांची जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, पहले यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए रांची आते थे गर्मियों में चाहे जाड़ों में। अब तो ये स्थिति उल्टी हो गई है कि यहाँ भी आपका जो पोल्यूशन है वो गड़बड़ हुआ है। तो खासकर जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण होता है ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रियाज। आप झारखंड में देखिएगा अगल बगल कोल माइंस भी काफ़ी हैं, तो जहाँ से लगातार कोयले में आग लगी रहती है। तो ट्रैफिक जो है मोबाइल्स में से ज़्यादा जो है जो शहर में जो ट्रैफिक जैम हो रहा है ना, वो सबसे बड़ा कारण हो रहा है। वो लगातार एग्जॉस्ट दे रहा है, जिसके चलते हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं प्लस जो कार्बन सूट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जिसके चलते यहाँ की जो आपका डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि हमने जंगल भी हटाया है, हरियाली हटाई है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रोकता था। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम उसको नहीं बचाएंगे, रोकेंगे, तो कुछ नहीं करना है। हरियाली को डेवलप कीजिए जो हमारा पहले का था यहाँ पर। और ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो है, ट्रैफिक जैम जहाँ होता, जहाँ के आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट गाड़ी सबका ऑन है, लगातार एग्जॉस्ट दे रहा है पीछे से आपका जहरीला गैस, इन सब कारणों से हमारा जो है पोल्यूशन जो है गड़बड़ है। इनको अगर हम सिस्टम में लाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हद तक इसमें हमको रुकावट आ सकती है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कम प्लास्टिक जलाएं और प्रदूषण कम करें ताकि हमारे परिवहन को हानिकारक ना हो। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण, कारखाने से निकलने वाली धुआं को कंट्रोल करने के लिए शहर से दूर और ऊंचाई पर चिमनी को बनाने पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि धुआं ऊपर की ओर उड़े, ना कि नीचे पृथ्वी में रहने वाले लोगों के करीब। 2 पहिया वाहन में ज्यादा धुआं ना निकले, इसकी व्यवस्था और अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है, तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का, जब ये एटमॉस्फेयर में आता है इसकी आयु होती है 120 साल। उसी तरह मीथेन की आयु होती है 20 साल।
तो जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो सोच लीजिए आप कितने सालों तक ये रहेगा अगर CO2 एब्जॉर्व नहीं होता है। और CO2 एब्जॉर्व हमारा पेड़ करता है, और पेड़ ही हम काट दे रहे हैं, तो CO2 तो आपका बढ़ता ही जा रहा है एटमॉस्फेयर में। आप तो सुनते हैं आजकल कि 400 ppm से ऊपर जा चुका है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पर्यावरण संरक्षण करना है, जो पुरानी स्थिति थी हमारी उसको समझना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको ग्रीनरी, हरियाली बना के रखनी होगी, ये काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको बचा के हमको रखना ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर तो ऐसे ही ख़राब होता चला जाएगा। क्योंकि हम डेजर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। कि हम लोग बार बार कहते हैं पृथ्वी बचाओ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने आप को बचा लो, क्योंकि पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर से यही है। उसने 5 महाविनाश किया है, हम लोग 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। और इससे ज़रूरी है कि हमें पृथ्वी को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचा लीजिए। आप पृथ्वी के जो बायलॉज जो पृथ्वी ने हमारे लिए बनाया है उसको हम आदर करें, उसका हम अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। तो पर्यावरण संरक्षण तो हमारा परिवेश के संरक्षण की बात करते हैं, और पर्यावरण और परिवेश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग सारे मनुष्य जाति के लोग जिंदा हैं, उनके लिए परिवेश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे ज़मीन हो, इनको संरक्षण के लिए हमारे वृक्षों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और चाहे वृक्ष एक हो या अनेक हो, जंगल के रूप में हो, कहीं पे भी हो, नदी के किनारे हो, पहाड़ पे हो, सभी जगह उनकी बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए उनके संरक्षण की हमें चिंता करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास के वृक्षों को किस तरह से बचाएं, उन्हें संरक्षण करें, जिससे हमारा पर्यावरण बच सकता है। आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ रहा है, और इसका एकमात्र कारण है हम किस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं पर्यावरण को। हम लगातार पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं। उसे बचाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से इस समस्या को कम किया जा सकता है। आज तक जो कारखाने लगे हैं उन्हें स्थानांतरित करना संभव नहीं है, लेकिन अब सरकार के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो नए कारखाने खुले वह शहर से दूर हो, उनसे होने वाले प्रदूषण का असर शहर के लोगों पर ना पड़े। हमें भी जहां संभव हो वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करके भी इस समस्या को कम करने में कुछ योगदान हम दे सकते हैं। इसके साथ ही वनों की कटाई करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए और नए पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस बात की भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि कारखाने से निकलने वाली हानिकारक पदार्थ दोबारा उपयोग में लाया जाए। इस बघराइसी गांव में एक दादा थे, उसके घर में हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग नर्सरी शुरू किए। किसी तरह घर से समझा बुझा के कुछ करके दिखाने के लिए अपना घर वालों को वादा करके निकले। हम लोग निकले के बाद हम लोग वन विभाग से संपर्क किए, 1 लाख का नर्सरी दिए। हम लोग 1 लाख का नर्सरी अपने हाथ से नर्सरी किए, और जब नर्सरी तैयार हुआ, सीडा का प्रोग्राम था, स्विट्जरलैंड का सामाजिक बनी की, तो उस समय अब निजी ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में, सभी ज़मीन में लगाने का प्रबंधन था उस समय। तो हम लोग जब गांव वाले के यहाँ जाते हैं कि हम लोग पौधा लगाएं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पौधा नहीं लगाएंगे। अगर हम लोग पौधा लगाएंगे तो हम लोग का ज़मीन सरकार ले लेगी। उसी तरह से बहुत गांव में बैठक करने जाते थे, हम लोग वापस आ जाते थे नहीं करके। फिर ई दादा बोला हम पहले अपना ज़मीन में लगाएंगे, तो उसका ज़मीन में लगाए। और इस ये में भी गांव में भी बाकी लोग देख रेख करके अपना ज़मीन में लगाने का सोच लिया। तो हम लोग इस गांव में लगाए भी, अगल बगल गांव में भी लगाए। उसके बाद हम लोग ब्लॉक में संपर्क करके जो बंजर भूमि था उसमें भी लगाए। इस तरह से में इसलिए हम लोग ज़्यादा पर्यावरण के लिए जोर दिए कि इस क्षेत्र में काला पत्थर था, टुंगरी था, केरसर बहुत चलते थे, बंजर भूमि बहुत थे, और हम लोग कोयला के सहारे ही चलते थे। लकड़ी का कोई उम्मीद नहीं था हमारे क्षेत्र में। कोयला से ही खाना बनाते थे, कोयला से ही धान से जाते थे। तो हम लोग सोचे कि पहले हम लोग जलावन का हम लोग व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग जलावन के लिए हम लोग ये पौधा लगाए। तो जब 5 साल हो गया, पौधा पत्ता झड़ने लगा, तो गांव वाले लोग पत्ता
चुन चुन के जलाते थे। तो बाकी गांव में भी देखने में ये हो गया कि हाँ अच्छी कर रही है, अच्छा काम है, हम लोग भी लगाएंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया सब गांव में। अभी माने पूरा जिला में हम लोग अभी पौधारोपण के लिए हम लोग काम किए और अभी तक हम लोग बहुत ये के में काम किए। उसके बाद जिला से भी हम लोग सहयोग मिला और उसके बाद गाँव वाला से भी सहयोग मिला। बहुत कुछ हम लोग काम किए। पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में झारखंड राज्य के अंदर दूसरा प्रमुख नाम है जमुना टुडू जी का। उन्होंने 5 महिलाओं के साथ अपने गांव के पास पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने का काम शुरू किया और बाद में यह एक संगठन के तौर पर पूरे झारखंड में फैल गया। झारखंड में टिम्बर माफिया और नक्सलों का मुकाबला करने के लिए उन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें भी भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। हम सब भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि हम अपने योगदान से पर्यावरण को संरक्षित करते रहें और पर्यावरण के क्षेत्र में लगे हुए वैसे लोगों को प्रेरणा स्रोत बनाएं ताकि हम भी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बने और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सके। गांव घर में तो आप जानते हैं मतलब लकड़ी से खाना वाना बनाते हैं, पत्ता से बनाते हैं। तो मेरा ससुराल में भी कोई खास मतलब ऐसे नहीं था, अमीर वो लोग नहीं था, वो लोग भी बहुत गरीब परिवार से थे। मेरा हस्बैंड भी बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने भी मैट्रिक परीक्षा देने का बाद से ही मतलब राजमिस्त्री का काम करने के लिए जमशेदपुर गया था। और उन लोगों का भी उतना परिस्थिति मतलब ठीक नहीं था। तो जब मैं ससुराल आई तो गांव के जो लेडी है वो लोग मुझे जंगल लेके जाते थे लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए भी हम लोग का लकड़ी से ही जो मतलब खाना वाना बनाते थे। कुछ भी काम हो तो वो लकड़ी से ही मतलब हम लोग करते थे। तो जब जंगल में मुझे लेके जाते थे, मेरा मुटरुखाम जंगल, तो मैंने देखा जंगल तो बहुत बड़ा है लेकिन उजाड़ा हुआ जंगल था। जंगल मतलब बहुत बड़ा है। और मुझे पता चला जो गांव के लेडी लोग बोलती थी जो पहले बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था लेकिन माफिया लोगों ने काट के लेके गया था। तो जब मैंने उजाड़ा हुआ जंगल को देखा तो मेरा मन में खराब लगा और मैंने गांव के लेडी लोगों को बोली, दीदी देखिए हम लोग जो जंगल को हम लोग काट रहे हैं लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांव के लेडी लोगों को बोली भाई इस जंगल को रखना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग मुझे पूछती थी दीदी क्यों रखेंगे जंगल, हम लोग जंगल तो सरकार का है, हम लोग क्यों रखेंगे। तो मैंने बोले देखिए हमने पापा के साथ में कई सारा पौधा लगाती थी जब मैं छोटी थी। पापा का घर में पौधा लगाती थी और ससुराल में आके मैं पेड़ काट रही हूँ। तो इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मतलब हम लोग को पेड़ को रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग का पेड़ नहीं रहेगा तो मतलब आज हम लोग काट के लेके जा रहे हैं, काल फिर कहाँ से हम लोग को मिलेगा। उसको काल के लिए हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सब कुछ हम लोग का जंगल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा आदिवासी समाज ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। क्योंकि पेड़ ही हम लोग का भगवान है, पेड़ ही हम लोग का देवता है। और पेड़ का नीचे में हम लोग जो पूजा करते हैं तो हम लोग को पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। आम जनता को जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत कोई को बहुत सारी चीज़ की परेशानी हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करें ताकि आने वाले जनता को या हम आम जनता को ही जो अभी है या हमारे आने वाले मतलब जनरेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। जो हमारा पर्यावरण है उसको हम इंसान ही जो है वो दूषित कर रहे हैं। एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो हम लोग कचरा फैला रहे हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं उसका रैपर यूं ही फेंक देते हैं, या फिर कहीं हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग स्वच्छ मतलब कोई भी पानी देख लिए तो पानी को भी हम लोग क्या कहें मतलब कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसी में डाल देते हैं। और इतना सारा जो हम लोग गाड़ी वाहन यूज़ करते हैं वो सबसे धुआं निकलता है। इतने सारे इंडस्ट्री है या फिर नगरीकरण हो गया या फिर जो सड़क का चौड़ीकरण हो गया, इतने सारे चीज़ों की वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो जा रहा है।
जैसे कि हम लोग के आसपास जो गंदगी होती है और कचरा ड्रेनेज सिस्टम जो अच्छा से बना नहीं है, और हम लोग जो नाली में जो पानी होता है उसको हम लोग उससे हम लोग को बहुत सारा बीमारी होता है, डेंगू मलेरिया फैलते हैं और बीमारी होते हैं। इसके लिए हम लोग उस ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं और डस्टबिन रख सकते हैं, और जो घर का जो कचरा हम लोग बाहर फेंकते हैं उसको हम लोग खाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिन मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नॉर्मली अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो 10 सिगरेट स्मोक करने से भी ज़्यादा हानिकारक है, और आज के समय पे हमारे यूथ को ये जानना चाहिए कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे मोटे बदलाव करें तो पर्यावरण की रक्षा में हम लोग योगदान दे सकते हैं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस पृथ्वी को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बना सकते हैं। यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं रहेगा तो हम मनुष्य का जीवन असंभव है। तो आइए हम सब आज ही प्रण लेते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा में नियमित रूप से योगदान देते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम से लेते हैं विदा। नमस्कार।